ईरानियंस के पास जो कुछ है वो किधर भी मार रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। तो ये ईरानियन जो है ये मेरा ख्याल अपने घमंड में गरूर थे, चूर चूर थे नशे में, घमंड का नशा। यही एकमात्र देश है जो कहता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि ईरान फंस गया है बुरी तरह। उस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो उसको बदला भी उन्हीं से लेना चाहिए। खामनेई की लोकेशन, वो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप प्लानिंग कैसे चल रही थी, क्या सोर्स था? सर मेरे इजरायली दोस्त, मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, कुछ मोसाद के रिटायर्ड हैं, कुछ इजरायली जनरल। हमने कहा कई महीनों से हम पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे खमेनी और उसके चर्चे। हमें पता था वो क्या करने वाले, कहाँ जा रहे हैं। तीनों बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, तीनों बड़े ग्रुप्स के इस वक्त ठोके। जो इजरायली और अमेरिकी जहाज उड़े थे मुझे ठोकने के लिए, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से गए। और टाइगर मैं आ रहा हूं, पहले मैं बाकी खाड़ी वाले अरब स्टेट से निपटूंगा जो अमेरिका के चमचे हैं, उसके बाद तुझे ठोकूं। वैसे ही तालिबान उसको ठोक रहा है, अब ये भी आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं दीपक बोरा सर। हमारे दर्शक दीपक बोरा सर को लगातार ढूंढ रहे थे और आखिरकार हम लोगों ने फाइनली दीपक सर को ढूंढ लिया है। दीपक सर फिलहाल हैं अमृतसर में। पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ थे सर, और इतना समय ईरान मामले पर आपको क्यों लग गया डीएनपी पर आने के लिए? मैं अमृतसर आया हूँ क्योंकि जब मेरे फादर तो पठान थे, मेरी माँ सिख थी, तो उनका एक खास हमने पूजा का आयोजन किया है गोल्डन टेम्पल पे। और दूसरा एक इवेंट है जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं आया हुआ हूँ। और इतने समय से मैं आपको देखता रहता था, आपके पॉडकास्ट को देखता रहता था, बस इंतजार कर रहा था कि आप मुझे कब बुलाएंगे ताकि मैं दोबारा आ सकूं। अब आपने आदेश दिया, हाजिर हो गया आपके पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो पूछने बताने को आपको पता है क्या कहानी चल रही है। ये सब कुछ जो मिडिल ईस्ट है वो किस तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि अब तो ईरानियंस के पास जो कुछ है वो किधर भी मार रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। अब मैं और इसका उसमें जवाब मेजर सर एस्केलेशन ही दिख रहा है, कुछ रुकता नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब आपने सवाल ये पूछा है कि इस समय ईरान की स्थिति क्या है। मैंने बता रहा था कि 20 साल मैंने उस एरिया में काम किया है। मैं समझता हूं, पहली चीज, अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो खाड़ी के देश हैं, अरब। ईरान तो अरब नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट से 2000 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर दूर है। वो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां का सदस्य भी नहीं है। फिर वो शिया है, जबकि ये बाकी देश जो हैं ये ज्यादातर सुन्नी है। हाँ, जहां पर शिया पॉपुलेशन काफी है, जैसे कि अजरबैजान में या इराक में, वहाँ छोटे मोटे प्रदर्शन होते हैं, अमेरिकन दूतावास को वो जला देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन आगे से ज्यादा कुछ नहीं होता। अब इसमें तीन चीजें नजर आ रही है सर। मेरे जो अरब दोस्त हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत सारे हैं सर, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका दुश्मन कौन है? क्या इजराइल आपका दुश्मन है? बोले नहीं, हमारा दुश्मन ईरान है। इजराइल हम जानते हैं अकेला है, और हम सब मुस्लिम देश उसके इर्द गिर्द हैं। उसके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हैं? इजराइल कहीं नहीं जाएगा, इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल ने हम पर हमला किया था जब 67 में, जब हम इकट्ठे होकर उस पर हमला करना चाहते थे। इजराइल अकेला भिड़ा था सर, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, और तीन चार और छोटे मोटे देश जुड़ गए थे, अकेला भिड़ गया था। तो वो कहते हैं कि हमारा बड़ा दुश्मन ईरान है। सर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए सर। जब शाह ऑफ ईरान को बाहर निकाल दिया था, जो सो कॉल्ड ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, सुन लीजिए इसको। तो आयतुल्लाह रुहुल्ला खमेनी जिन्होंने उसको लीड किया था, उन्होंने कहा नहीं, ये ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है। अब पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है, भारत को भी मुसलमान बनाना है। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। समझ रहे हैं सर आप? और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, फिर तो सद्दाम हुसैन ने ठोका उसको, फिर मुल्ले उसके साथ बिजी हो गए। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, फिर से यही खमेनी बोला, अरे ये तो अरब रेवोल्यूशन नहीं है, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, अब एक और मौका है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाओ। जब ऐसी बातचीत होती है सर, तो कौन इसका समर्थन करेगा? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अरब की मोनार्कीज हैं, चाहे सऊदियों में शहनशाह है, चाहे बहरीन में है, चाहे कुवैत में है, चाहे इधर है, चाहे उधर है, यूएई में है, ये लोग सच्चे मुसलमान नहीं है, ये तो पश्चिमी देशों के चमचे हैं, बाहर निकालो इनको। तो कौन सी मोनार्की इसका समर्थन करेगी? तो ये ईरानियन जो हैं, ये मेरा ख्याल अपने घमंड में गरूर थे, चूर चूर थे नशे में, घमंड का नशा। और फिर उसमें इन्होंने जो कदम उठाए, वो यही एकमात्र देश है जो कहता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है।
ललित सर, मैं एक 75 साल की उम्र के बाप की हैसियत से आपसे पूछता हूँ सर, हमारे परिवार की जो बहू एक मुसलमान लड़की है, एक दामाद जो यहूदी है, क्या करूं उनके साथ सर? मार दूं दोनों को? क्या करूं सर? आप बताइए। मेरी मेरी बहन जो है, उनके पति क्रिश्चियन है सर, क्या करूं मैं? उसको मार दूं उसको? ये लोग समझ नहीं पाते ये चीज, धर्म को हर चीज में क्यों लाते हैं आप? अब इसका परिणाम क्या होगा? एक भी मुस्लिम देश खड़ा नहीं है ईरान के साथ। दूसरा, एक डिफेंस एग्रीमेंट किया कि एक के ऊपर हमला होगा तो हम दूसरे को हम मानेंगे कि दूसरे पे भी है। तो सऊदी अरेबिया पे हमला किया है ना ईरान ने सर, तो जिहादिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान जाएगा। कहाँ था सर? उसको जाना चाहिए था सऊदी अरेबिया की रक्षा करने के लिए, वो तो अग्रीमेंट है। वो पिंजरे वाली मुनिया कहाँ है? वो खेती मार्शल। यहां तक कि अब ईरान ने ऐलान कर दिया, आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं होली के शुभ दिन पर, मुबारक हो आपको होली की, रमजान की मुबारक हो। हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज सुबह कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा है कि जो इजरायली और अमेरिकी जहाज उड़े थे मुझे ठोकने के लिए, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से गए थे। और टाइगर, मैं आ रहा हूं। पहले मैं बाकी खाड़ी वाले अरब स्टेट से निपटूंगा जो अमेरिका के चमचे हैं, उसके बाद तुझे ठोकूंगा। वैसे ही तालिबान उसको ठोक रहा है, अब ये भी आ जाएगा ईरान ठोकने के लिए। और वो सुना है कि पिंजरे वाली मुनिया बंकर के अंदर घुस के तो वहां कांप रहा है, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। उसका कोई बयान नहीं आ रहा, मुंह नहीं खोल रहा। तो ये चीजें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं सर, कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जब भी वहां समस्या होती है कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो तेल की आउटपुट है वो तो वहां से आती है, तो जब वहां पे कोई जंग होता है, स्थिरता होती है, तो तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने वाली, ये बढ़ जाएंगी। दूसरा, हॉर्मुज की जो स्ट्रेट्स हैं उसको कहते हैं कि उन्होंने अभी बंद नहीं किया, बंद नहीं वो कर सकते। उन्होंने कहा है कि यहाँ से पानी के जहाज नहीं जाए, एक दो जहाज पे शायद हमले भी किए हैं। अमेरिकन नेवी भी ये कह रही है कि आप लोग वहां कमर्शियल शिपिंग वहां से नहीं। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है मैं बता दूं सर, कितना नुकसान होगा अमेरिका को अगर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ? सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा, दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, आप जानते हैं ना इसको सर। सबसे ज्यादा आउटपुट तेल का अमेरिका में है। अगर उसकी कीमत $1000 बैरल हो जाती है तो अमेरिका के जो ऑयल कंपनी है वो तो भागना करेंगे। सो मेरा अपना मानना है कि ईरान फंस गया है बुरी तरह से। उस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो उसको बदला भी उन्हीं से लेना चाहिए था। ये जो बाकी अरब देशों के साथ लगे, अब अरब देश कहते हैं कि आपने देखा, हमने कहा था ना हमारा दुश्मन ईरान है, यार तेरा पंगा इजराइल के साथ है, मुझे क्यों ठोक रहा है? इसलिए कि मेरे पास अमेरिकन बेसिस है। आप कहते हो जी मेरी सॉवरेंटी का उल्लंघन किया, तो आपने भी तो उनकी सॉवरेंटी का उल्लंघन किया है। कल को मैं किसी देश को ठोकता हूं सर, मेरा जंग हो जाता है। मिसाल में नेशन ए और नेशन बी के बीच में जंग होता है, तो नेशन ए की कुछ इन्वेस्टमेंट है इंडोनेशिया में, और नेशन बी जाके कहता है जी मैं उड़ा दूंगा उनको। अरे भाई उससे क्या लेना देना? तेरा जंग तो मेरे साथ है, मैंने जो वहां पूंजी निवेश किया वो तो किसी दूसरे देश में किया, उनसे आपकी क्या नफरत है? ये चीज ईरान शायद नहीं समझ पा रहा है। तो मेरे को लगता है इतने सारे जो मिसाइल उसने, देखिए अभी लड़ रहा है ना सर सबसे, और इसराइल कब से कह रहा था, इतना जो आर्मामेंट का प्रोग्राम ईरान ने बनाया है वो छोले खाने के लिए नहीं बनाया, किसके लिए कर रहा है? अभी तक तो मिसाइलें और ड्रोन बनाई थी। अगर परमाणु बॉम्ब होता, वो परमाणु बॉम्ब किस पे यूज करता सर? वो करता यूज इसराइल पर, क्योंकि उसके संविधान में कई बार उसके अहमदीनेजाद जिनको मार दिया, मैं जानता था अच्छी तरह से उनको, उन्होंने तो पब्लिकली कहा था कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। सो इसको अगर आप ध्यान रखें, ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है, कोई उसके समर्थन ये में नहीं आया। अच्छा दीपक सर, अगर कोई जानकारी हो आपके पास कि भाई खामनेई की लोकेशन, वो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप, मिलिट्री बता भी, देता हूँ, पॉलिटिकल भी, बता देता हूँ, ये सब कैसे एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, और ये मैं प्लानिंग कैसे चल बता रही थी, क्या सोर्स था? मैं, मैं बता देता हूँ सर। इंटेलिजेंस के 3 सोर्स होते हैं। एक पहला होता है टेक्निकल इंटेलिजेंस जो आती है, दूसरा होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आती है, और तीसरा होता है सैटेलाइट से जो जानकारी आती है। सर मेरे इजरायली दोस्त, मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, कुछ मोसाद के रिटायर्ड हैं, कुछ इजरायली जनरल्स, उन्होंने कहा कई महीनों से हम पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे खमेनी और उसके चमचों की, हमें पता था वो क्या करने वाले, कहां जा रहे हैं। और फिर जब हमें पता लगा कि उसने एक मीटिंग कन्वीन की है अपने टॉप मिलिट्री की, टॉप सिविलियंस की और आईआरजीसी की, तो हमने ये फैसला किया कि अब ये तीनों बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, तीनों बड़े ग्रुप्स के, इस वक्त ठोकेंगे। और सर रात को हमला नहीं किया,
दिन दिहाड़े हमला किया। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास जो सड़कों पे लगते हैं ना सर, उनको हैक किया। वो देख रहे थे उसकी गाड़ी कहाँ जा रही है। सर अल्टीमेटली मैं ये पुस्तक रेकमेंड करता हूँ, सबको पढ़िएगा। रोनन बर्गमैन एक इजरायली जर्नलिस्ट है, 6 साल पहले लिखी थी, राइज एंड किल फर्स्ट। उठो और पहले मारो, इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे, क्योंकि इजराइल का सर्वाइवल इंटेलिजेंस पे है कि मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या करेगा, इससे पहले वो कुछ करे मैं करूंगा। अच्छा सर, आप क्योंकि हैं, मैं एक छोटी सी उस किताब में एक एपिसोड भी बता देता हूं। बहुत मशहूर और बड़ा शक्तिशाली एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था ईरान का, तो वो फ्रांस में मंडरा रहा था, पेरिस के इर्द 90s में। तो फ्रांस तो खिलता ही, उसके तो 2 रूप हैं, इसकी भी मदद करेगा, उसकी भी मदद करेगा, जो उसको पैसा देगा उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेज देगा। तो वो कुछ इक्विपमेंट देना चाहते थे फ्रांस से, तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट साहब आ गए। तो बार में बैठ के, बड़े अच्छे मुसलमान थे, दबा के शराब पी रहे थे, तो देखा एक बड़ी खूबसूरत महिला साथ में बैठी हुई है, दोस्ती हो गई। फिर महिला से कहा चलिए मेरे कमरे में चल के और शराब पीते हैं। महिला गई उनके साथ, कहा जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो कहती अरे मैं भूल गई, मेरा टैक्सी ड्राइवर है, जरा मैं फोन पे बता देती हूँ उसको चला जाए, क्योंकि काफी देर तक आप और मैं बैठ के बातचीत करेंगे, जो करना था वो तो आप सब जानते हैं। तो उसने फोन उठाया कमरे वाला और रिसेप्शन को कुछ बोला कि टैक्सी वाला मेरा है, उसको नीचे भेज दो, उसको उसको कहिए जाए, मैं अपने आप आ जाऊंगी। तो उसने फोन नीचे रखा। फिर वो बोली इस ईरानियन साइंटिस्ट, ये किताब में लिखा है, ईरानियन साइंटिस्ट से कि देखिए शायद उन्होंने बताया नहीं, मैं अभी आती हूँ, नीचे जाके उसको कह के आती हूँ कि भाई तू जा, उसकी पेमेंट भी मैंने करनी है। ये कमरे से बाहर निकलती है और ये ईरानियन साइंटिस्ट अपना फोन उठाता है कुछ खाना वाना ऑर्डर करने के लिए, रूम सर्विस के लिए। और जैसे ही फोन को उठाया, बुम, गला इधर, आंखें उधर, नाक इधर, बूबी ट्रैप। तो ये पहली टारगेटेड असैसिनेशन थी, और इजराइल ने पूरी पश्चिमी दुनिया में सबसे ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस की है, इजराइल ने, छोटे से इजराइल। सो ये है सच्चाई। उनको सब पता था क्या हो रहा है, बस मौका ढूंढा। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने कहा अब ठोको। और फिर ये जो बातचीत चल रही थी ओमान में, ओमान कह रहे हैं 10 मिनट में समझौता हो जाएगा। इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। अमेरिकी माहिर है इसमें, बातचीत करो बातचीत करो। ओमान वाला कि भाई 10 मिनट में समझौता होने वाला है, वो भी तो फुदक रहा था। हाँ हाँ बात करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। और जैसे ही मौका लगा, ठटाक उड़ा दिया उसको। ये कहानी है सच्चाई सर। तो ये ईरानियंस के साथ तो चीन का मुआहदा है और रशिया फ्रेंड्स हैं, ये सब क्यों नहीं जा रहे बचाने? क्या क्या करेगा, क्या करेगा? रूस ने तो साफ कह दिया सर, उनकी अग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अगर हमला होता है। उनका उनकी एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर है। ईरान ने कहा रूस से कि आपके S-400 जो है उनको एक्टिवेट करो, और सीरिया में जो आपके बेसिस हैं, मिलिट्री बेस 2 हैं उनके, एक टारतूस है और एक कहीं और है, तो हमको बताओ सैटेलाइट के जरिए ये क्या करने वाले हैं। तो रूस ने कहा देखो भाई, ये तुम्हारा जंग इसराइल के साथ नहीं हो रहा है। इसराइली कहते हैं हम तो आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तो इसमें हमारी अग्रीमेंट नहीं थी। हमारी तो ये थी अगर आप पे हमला हो। रूस भी मुकर गया। तो ये है कि रूस के बारे में ये कहते हैं कि भरोसा करिए जितना करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो करेगा कि नहीं। और दूसरा जो चाइना है, तो सीधी सी बात है, जब भी कोई समस्या होती है, चीन के नेता भाषण देके अंतर्धान हो जाते हैं। क्या करेगा चीन? कैसे भेजेगा सामग्री वहां? उसके जितने उसने भेजे थे अपने हथियार वगैरह, तो फुस हो गए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया। वो जो भी उसने जो भी आपको विशेषज्ञ बताएंगे, A-22, B-64, C-32, मुझे क्या फर्क पड़ता क्या नाम है उनके, जो भी भेजा था वो काम नहीं किए। HQ-19 हाँ जो भी था सर, A B C D E F जितने लगाने हैं आप लगाए, मुझे क्या पता HQ का मतलब क्या होता है। HQ का मतलब होगा हंगंग पंग, हंकिंग कुंकिंग, ऐसे ही कुछ नाम होगा। वो टिंग टोंग तो उसके नेता का नाम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। फैक्ट इज ये काम नहीं किए, ना रूस के किए, वेनेजुएला में भी नहीं काम किए थे। और चीन जो है वो डिसअपियर कर जाते हैं उसके नेता, जब ऐसी बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अच्छा चलो कल सोचूंगा क्या करना है। नपुंसक है, नपुंसक, दोगलापन है। दीपक सर, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर बहस नहीं चल रही थी बीच में कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वर्ल्ड डिसऑर्डर, तो मतलब अमेरिका से बड़ा गुंडा कोई नहीं है ना? सर देखिए, कोई बात बताऊं आपको, बुरा ना माने आपको, अमेरिका इस वक्त सड़क का सबसे बड़ा दादा है। और आप और मैं जिस गली में रहते हैं, हम देखते हैं वो दादा यार इसको हफ्ता दो और चलो आगे, कौन भिड़ेगा इसके साथ? वो अपना हफ्ता वसूल कर रहा है। कौन भिड़ेगा? किसमें ये दम है कि अमेरिका से इस समय लड़ना है? तो जो लोग कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, सर हमारी धरती के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो साउथ पोल है वो अमेरिका है, नॉर्थ पोल सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया। अब दोनों पोल में अमेरिका बैठा है। किसके पास क्षमता है उससे भिड़ने की?
चीन के पास सवाल नहीं पैदा होता, और रूस उलझा हुआ है यूक्रेन में, और वैसे भी चीन की नजर कहीं और है। तो ये चीजें हैं, और जिहादिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। अब तो उसकी पहले भी जंग हो चुका है ना, आपको याद था 2 साल पहले एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे थे कि आप बलोच फ्रीडम फाइटर्स का समर्थन, वो आतंकी कहते हैं, हम तो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, आप समर्थन कहते नहीं आप कर रहे हो जो मेरे अगेंस्ट, नहीं आप कर रहे हो मेरे, तो मिसाइलें फेंकी। फिर वो ईरान का उस समय जो मरहूम राष्ट्रपति गया पाकिस्तान, वहां पर डार्लिंग डार्लिंग मुस्लिम मुस्लिम स्वीट हार्ट, 10 मिनट के बाद फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। वो भरोसा नहीं करते एक दूसरे पर, जब तक भरोसा नहीं है कुछ नहीं होगा। सर मेरी बात मानिए, ये जंग और 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। ईरान को 5 दिन। 4 या 5, और ट्रम्प कहता है 6 महीने चलेगी, 1 महीने चलेगी। वो सब फिर से स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है, बताने के लिए कि ये तैयार हो रहे हैं लंबे जंग के लिए, हम भी लड़ेंगे। फिर वो कहता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है। ईरान कह रहा है हाँ ना, सिपाही भेज, मैं दिखाऊंगा। वो सिपाही नहीं भेजेगा। पूरी हवाई डोमिनेंस इजराइल के पास है, एक जहाज नहीं है ईरान के पास जो उड़ सकता है, तो ऊपर से ठोक रहा। ये सच्चाई है सर। और अमेरिका जंग कब बंद करेगा मैं बता देता हूं, जब उसका मकसद हासिल हो जाएगा। मकसद क्या है? ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, टाइगर, नहीं होना चाहिए। और ईरान के पास मिसाइल प्रोग्राम है, उसको खत्म कर दो। और तीसरा, ये बता दो सारी दुनिया को कि इजराइल जो है अब वो इस इलाके का दादा है। हफ्ता उसको दो, उस पूरे मिडिल ईस्ट का, पूरे मिडिल, क्योंकि चमचा कौन है, चौकीदार कौन है, पहरेदार कौन है पश्चिमी देशों का, वहां पर इजराइल है ना, तभी तो उसको वहां बिठाया था। ईरान के अंदर तो नहीं बिठाया ना उसको, उसको तो मिडिल ईस्ट में बिठाया। ईरान तो बहुत दूर है वहां से, वो ज्यादा फुदकता है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन। अबे तू कौन चाचा है उसका? तू तो शिया है, वो सुन्नी है, वो तुझसे नफरत करते हैं, तो फिर क्यों तू इतना फुदकता है? आपने हुजबुल्ला, हूती फूती और वो हमास को क्यों किया? हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तभी तो आग लगी इस पूरे रीजन में। फिर सीरिया वाला भी गया, वो भाग गया, और उसकी जगह एक पहले आतंकी होता था कोई अल जोलानी शारा या जो भी उसका नाम था, वो भाग गया। क्या नाम था उसका, बशर अल असद, वो मॉस्को चला गया। फिर अल जोलानी को, जिसके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड था, ट्रम्प के, अरे कितना हैंडसम लड़का है, देखो जी सूट में कितना खूबसूरत, मेरा डार्लिंग, मेरे बच्चे आजा मेरे पास, उसको नेता बना दिया। सो ये चीजें हैं सर, कि आप जितना मर्जी लोगों को क्रिटिसाइज करिए, देशों को क्रिटिसाइज करिए, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, रियलिटी इज हम लोग वही करते हैं जो हमारे हित में होता है, और भारत इसका प्राइम एग्जाम्पल है। अच्छा दीपक सर, जैसे सऊदी अरबिया में, जॉर्डन में, इराक में, इन सब जगहों पे समझ आता है, ये लोग दुबई में मिसाइल क्यों मार रहे हैं? होटल्स के बीच में, 5 सितारा होटल्स में क्यों मार रहे हैं? बेवकूफ है, क्योंकि दुबई फाइनेंशियल सेंटर है। दुबई बहुत आगे जा रहा था, दुबई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैं तो रहा हूं, आप भी गए कई बार। वहां पर ये कर रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल हार्टलैंड को हम हिट कर सकते हैं। अबे बेवकूफ हो, ये करोगे तो फिर देखिए क्या आता है। तो दुनिया का कोई देश आपको माफ नहीं करेगा, सबकी इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्रांस की है, ब्रिटेन की है, अमेरिका की है, और वो सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो सब ईरान से। सर ये होता है, क्या होता है, डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ पे जब लौ बुझने वाली होती है मोमबत्ती की, तो एकदम से फिर तेज हो जाती है, बुझ जाती है। ये हालत है ईरान की। अरे क्या फायदा था दुबई पे हमला करने का? ये अपने लोगों को बताने के लिए, फिक्र मत करो टाइगर लोग, अभी टाइगर जिंदा है और हम ये कर देंगे। तो मकसद क्या है करने का? आपका क्या ख्याल है? आप रेजिम चेंज अमेरिका में लाओगे? बहुत से लोग चाहते हैं ट्रम्प चला जाए, अच्छी बात होगी, लेकिन क्या ईरान ये कर पाएगा? ये चीजें हैं सोचने वाली। सर हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ईरान चाहता क्या है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। यहूदियों से नफरत क्यों करता है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। और इतने साल मुझे कूटनीति, मैं कई ईरानियन से पूछता हूं, भाई तुम क्यों नफरत करते हो? कहते जी वो बस जी चलो चाय पीते हैं। मैंने कहा यार मुझे बता तो दो, क्यों इतनी नफरत करते हो यहूदियों से? नहीं जी वो बड़े गंदे काम कर रहा है। और यार टाइगर, तेरे कोई नफरत है? जो अरब देश हैं वो तो दोस्ती कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड्स में। सऊदी अरेबिया भी नॉर्मल करने वाला था जब हमास ने हमला किया। तो ये चीजें सर, अगर आप सच्चाई देखें, एक तरफ होता है कि आप दिल से अपनी आवाज निकालते हैं, एक दूसरा, हम लोग की ट्रेनिंग होती है मन से, सोच के फिर कुछ कहा। अच्छा एक चीज, जैसे 25 फरवरी को ट्रंप का 48 घंटे का वो जो टाइमलाइन था वो खत्म हो रहा था, नरेंद्र मोदी पहुंच गए, मोदी जी 48 घंटे वहां रुकते हैं, वहां से मोदी जी निकलते हैं और एक बड़ा इमोशनल सा हग होता है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री का। वो बड़ा क्लिप जो है वायरल हुआ, बताया गया कि 10-15 सेकंड तक नेतन्याहू लगातार जो है
प्रधानमंत्री के गले से गले लगाए रखा और जैसे कुछ बता भी रहे हैं या कह भी रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू किया कि मोदी जी को पता था, भारत को पता था, और यहाँ जैसे लैंड करते हैं वो ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और हमने वहां की संसद में कह दिया कि इजराइल के साथ हम मरते दम तक हैं। अभी तक हमने कोई शोक संदेश नहीं दिया है ईरान वाले भाई साहब को लेकर। ये सब क्या बतला रहा है? हमने अपनी लाइन चुन ली है? नहीं सर, ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी लाइन चुन ली है, सही नहीं है। शोक संदेश देना जरूरी है? हम तो कहते हैं हम शांति के पक्ष में हैं। हम डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास करते हैं। सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो कहना था हमने कह दिया ना सर। सर कई बार मैं एक चीज बताऊं, डिप्लोमेसी में सर, जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने बात की है ना, यूएई के प्रिंस से बात की है, नेतन्याहू से भी बात हो गई। वो कल कह रहे थे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई, प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ हैं। हाँ, यहाँ लोग छाती पीट रहे हैं। इवन सोनिया गांधी ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है कि अभी तक भारत सरकार ने शोक संदेश ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर क्यों नहीं जारी किया है। अगर जारी कर दे तो क्या होगा? खुश हो जाएंगी, वो भांगड़ा करेंगी? क्या फायदा होगा सर? क्या मिलेगा हमको? ये सर, एक होती है मोरालिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज मोरालिटी के नाम की नहीं है, ये सच्चाई है सर। फीलिक्स श्वार्ज़ेनेगर प्रिंसिपल होता था सर, मैं बता देता हूं आपको। ये हम लोग पहली चीज सीखते हैं। ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य था उसके ये विदेश मंत्री थे। तो ये मजियार लोग हंगेरी ने ठोक रहे थे ऑस्ट्रिया के शहंशाह को। ये 1850 के आसपास की बात है। तो उसने अपने चाचा से बोला, क्योंकि उस समय से जैसा आज अरब देशों में होता ना, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। किसी ने किसी की बहन से शादी की है, माँ से शादी की है, बेटी से शादी की है, किसी ने 5 शादियां की, किसी ने 15 की हैं। ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। उस समय यूरोप के जितने शहंशाह लोग थे, रूलर्स थे, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। तो उसने, ऑस्ट्रिया वाले ने रूस के जार से बोला कि यार टाइगर ये मुझे ठोक रहे हैं, मेरी मदद को। उसने फौज भेज के ठोक दिया मजियारों को। फिर दुनिया ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से कहा, अब तो आप बहुत आभारी होंगे रूस के। कहते हैं दुनिया हैरान हो जाएगी ऑस्ट्रिया कितना एहसान फरामोश है, हम किसी के आभारी नहीं हो। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आभार होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो मेरा मानना है कि आप घर में रुकिए, मैं अमृतसर आया हूँ, आपके यहाँ की वड़ियां लेके आता हूँ, खाइए आप बैठ के आराम से। अच्छा चलिए, उस हक को एक्सप्लेन करेंगे, वो जो 10 सेकंड का एकदम हक था, जैसे भाई भाई को लगा रहा हो कि कोई। मेरा पता क्या, मैंने एक अपने एआई वाले से बोला, यार देख तू नेतन्याहू साहब की भी एक दाढ़ी बना, और जैसे हमारे पीएम के बाल है वैसे कर। उसने कहा लगता है कि जुड़वा भाई है, कहीं हो नहीं सकता बॉलीवुड की फिल्म में मेले में खो गए हो। वही लग रहा था। दोस्ती उनकी बहुत सर, इजराइल ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है। अब मैं 65 और 71 और 99 की लड़ाई में नहीं जाना चाहता, जब ईरान ने खुलकर जिहादिस्तान का समर्थन किया था। यहां तक कि हमें नहीं बोला देखो कश्मीर में कितने अत्याचार हो रहे हैं। अबे टाइगर तू कौन होता है बोलने वाला? वो भी खामोश हो गया था, लेकिन आप तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए। तो वो बहुत, और शाह ईरान भी कहता था कि हम और पाकिस्तान 2 जिस्म लेकिन एक आत्मा है। वो सब कहां गया? तो सर मेरा अपना मानना है कि जो भी उनसे बात हुई होगी, मैं बता देता हूं, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे पीएम को, नेतन्याहू ने कहा होगा सर बहुत अच्छा लगा कि आप आए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जरूर मेरे साथ संपर्क रखिए सर। अब मैं भी आऊंगा और आप भी आते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर आता हूँ। और पीएम साहब ने कहा मुझे भी इजराइल में बहुत अच्छा लगता है, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रियल कहानी है सर। अब इसके बाद में क्या क्या बात हुई वो फिर सर अगले जन्म में जरूर बताऊंगा आपको। दीपक सर, फाइनल सवाल है हमारा, और अंतिम 4-5 मिनट और दीजिए। ये अफगानी कौन से हथियार से जो है ड्रोन गिरा रहे हैं? पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिराया, उसके पायलट को पकड़ लिया, कौन सा हथियार है वो लोग? कल उन्होंने ड्रोन से बता रहे हैं नूर खान बेस मार दिया। नूर खान तो इतनी दूर है, एलओसी के पास है। ये कहां से उनको सिस्टम मिल रहा है सर? नहीं सर, नूर खान तो बिल्कुल पाकिस्तान के बीच में, उसी को तो हमने उड़ाया था ना सर। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि हमने उड़ाया और उन्होंने उड़ाया, दोनों में अंतर। उनको माल कौन दे रहा है? बता देता हूँ ना सर। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कौन दे रहा है उनको ये माल? मेरी तरफ देख के मत पूछिएगा सर। आप तो जानते हो कि अफगानिस्तान मेरी पितृभूमि है, भारत मेरी मातृभूमि। हाँ तो बताइए पितृभूमि के बारे में कि वो सब कर कैसे पा रहे हैं? 70s का एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनके पास, नहीं सर, उससे ड्रोन मार दे रहे हैं वो।
अमेरिका छोड़ गया था वहां पर सर, जब भागे थे। किस लिए छोड़ के गया था? जब हमें इस्तेमाल करना होगा टाइगर हमको देना। और उनके पास तो एक आधा जहाज भी है जो उड़ता है, एयरफोर्स कहते हैं उसको। और फिर सर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं पठान का बेटा हूं, क्या चाहिए एक पश्तून फाइटर को? यू नो सर, मैंने तो देखा है ना, एक उसको राइफल चाहिए, गोलियां, एक उसको कंबल चाहिए जिसका रंग जमीन का होता है ताकि ऊपर से नजर ना आए, और 4-5 अफगान नान वो लेके घूमता रहता है। फिर ड्राई फ्रूट लेता है, जहां मिला उठाया, वो तो महीनों तक घूमता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े टफ लोग हैं और नफरत करते हैं जिहादिस्तान के साथ। एकमात्र देश था अफगानिस्तान जिसने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में मत दाखिल करो, और किसी ने नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिया था। मुझसे मेरे अफगान दोस्त कहते हैं, यार 47 से पहले हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ था, ये चूहा कहां से आ गया बीच में? ये सच्चा, वो डूरन छूरन लाइन की जो बकवास करते हैं उसको कोई नहीं मानता, कोई अफगान नहीं मानता, और कोई अफगान कभी नहीं मानेगा। और ये मैं अभी जाते जी एक चीज और बताऊंगा, कोई अफगान नहीं मानेगा कि विदेशी कोई मुझ पे हुकूमत करे। हाँ, हुकूमत की है, चंगेज खान भी आया था उसने ठोका था, अलेक्जेंडर आया था उसने ठोका था, लेकिन फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी गई पिटे, सोवियत संघ गया वो भी पिटे, अमेरिकन वो भी पिटे। एक चीज थी सर, जब ये तालिबान आया था मिड 90s में, तो उस समय मेरा ख्याल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती थी प्राइम मिनिस्टर जिहादिस्तान की, और उनके इंटेलिजेंस वाला कोई था, गुल फुल मुल ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो गुल मुल फुल ने उसको बोला कि मैडम आप फिक्र मत करो, मैं अब अपने फौजी भेज रहा हूँ, तालिबान आ गया है, हम उनको गाइड करेंगे। तो एक मुजाहिद फाइटर ने, और जिनको मैं मिला हुआ हूं, उन्होंने ये कहा कि हम अफगान कभी जंग हारे नहीं है, हम क्यों इंस्ट्रक्शंस लें उस देश से, उस फौज से जिसने कभी जंग जीता नहीं है। बहुत अहम मायने थे इसके। तो इन्होंने जो अफगानिस्तान से पंगा लिया है, टाइगर, वो दलेर मेहंदी का गाना है, ओए पंगा ना लेना। अब आप ले बैठे हो ना, क्योंकि आप तो पंजाबी मुसलमान हो, दुनिया पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान दुनिया की सबसे गंदी कौम। अब आप पिटोगे, अब आप देखोगे कि जब अफगान को गुस्सा आता है, खासतौर से पठान को, तो फिर वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, पेल देता है सीधा। आप यही देखेंगे। तो हथियार अमेरिकन है, जो अमेरिका